बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू MBBS ज़रा हट के। आज हम रिस्पायरेटरी फिजियोलॉजी के डिस्कशंस जो है ये शुरू करेंगे आज से। तो ये नोट्स है रिस्पायरेटरी फिजियोलॉजी के MBBS ज़रा हट के मैंने डेवलप किए आप लोगों के लिए डिफरेंट सोर्सेज यूज़ करके। इसमें फ़्लो चार्ट्स वगैरह हैं जो कि बहुत हेल्पफुल होंगे और समरीज़ है। तो इस वीडियो में स्पेसिफिकली मैं आपको ओरिएंट करने की कोशिश करूँगा कि रिस्पायरेटरी फिजियोलॉजी जो है इसको पढ़ते वक्त आपको मतलब इस वीडियो के बाद आपको रिस्पायरेटरी फिजियोलॉजी की अच्छे से समझ में आएगी और इंटीग्रेशन होगी आपकी पैथो और फार्मा के साथ। तो देखिए जी, रिस्पायरेटरी जो सिस्टम है हमारा उसके तो कुछ नॉन रिस्पायरेटरी फंक्शंस हैं, लेकिन रिस्पायरेटरी जो मेन फंक्शन इसका जो है वो रिस्पायरेशन है। रिस्पायरेशन आपको पता है एक सेलुलर रिस्पायरेशन होता है और एक ऑर्गेनिक लेवल पे रिस्पायरेशन होता है, ठीक है। तो रिस्पायरेटरी सिस्टम में जो कि अपर रिस्पायरेटरी ट्रैक और नीचे जो रिस्पायरेटरी जोन है, ठीक है, कंडक्टिंग जोन और रिस्पायरेटरी जोन, ये मिला के क्या करता है, इसका फंक्शन मेन ये है कि ये ऑक्सीजन को अंदर ब्लड को ऑक्सीजनेट करता है, यानी ये बाहर से एटमॉस्फेयर से ऑक्सीजन लेके जाता है एल्वियोलाई में, जहाँ पे ऑक्सीजन डिफ्यूज़ करके ब्लड में चला जाता है, ठीक है। और कार्बन डाइऑक्साइड जो टिश्यूज से आया है, ठीक है, वो यहाँ से एल्वियोलाई में चला आएगा और एटमॉस्फेयर में चला जाएगा, एक्सेल करना, ये इसका काम है। अच्छा, ऑर्गेनिक सेलुलर लेवल पे रिस्पायरेशन में ऑक्सीजन की इन्वॉल्वमेंट में देखिए, ऑक्सीजन जब एक बार ब्लड ऑक्सीजनेट हुआ, ठीक है, यहाँ पे एक और चीज़ देखिए, पल्मोनरी आर्टरीज जो है, पल्मोनरी आर्टरीज डीऑक्सीजनेटेड ब्लड लेके आती है, ठीक है, और पल्मोनरी वेन्स ऑक्सीजनेटेड ब्लड लेके हार्ट में चली जाती है ना। अच्छा, जो पल्मोनरी आर्टरीज़ है ये तो एनाटॉमिकली इनको आर्टरीज़ कहते हैं, क्योंकि हार्ट से जो बाहर वेसल ब्लड लेके आता है उसको आर्टरी बोलते हैं, और हार्ट की तरफ जो वेसल ब्लड लेके जाते हैं उनको वेन्स बोलते हैं। इसलिए ये एनाटॉमिकली तो ये आर्टरी और वेन है, ठीक है, पल्मोनरी आर्टरी इस साइड पे और पल्मोनरी वेन इस साइड। लेकिन फिजियोलॉजिकल देखें तो इसको सिस्टमिक वीनस ब्लड कहते हैं, ये सिस्टमिकली वैन है, ठीक है। पल्मोनरी आर्टरी असल में वेन है, फिजियोलॉजिकली अगर इसको देखा जाए वेन है। फिजियोलॉजी में आर्टरी उसे कहेंगे जिसमें ऑक्सीजनेटेड ब्लड है, और वेन उसे कहेंगे जिसमें डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है, यानी ये सिस्टमिक वीनस ब्लड आ रहा होता है पल्मोनरी आर्टरी में, और पल्मोनरी वेन जो है सिस्टमिक आर्टीरियल ब्लड लेके हार्ट की तरफ जा रहा होता है, लेफ्ट हार्ट की तरफ, ठीक है। तो ऑक्सीजन जो है, ऑक्सीजनेटेड ब्लड जो है ट्रांसपोर्ट करके लेके जाता है और टिश्यूज़ में डिस्ट्रीब्यूट करता है, ठीक है। तो ऑक्सीजन का क्या फंक्शन है, ऑक्सीजन का मोस्ट इंपॉर्टेंट फंक्शन जो है वो ये ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन में जो इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन है इसमें एंड इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर आपको पता है ऑक्सीजन है, ठीक है। ऑक्सीजन जब होगा तो ये इलेक्ट्रॉन फ्लो करेंगे इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन से और आपका ATP जनरेट होता है। ATPs जो है एनर्जी करेंसी है सेल की, आपको पता है। तो ATP जनरेट करने के लिए हमारे पास ऑक्सीजन जो है ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ग्लाइकोलाइसिस में आपको पता है सिर्फ 2 ATP जनरेट होते हैं, बाकी एरोबिक रिस्पायरेशन के लिए हमारे पास ऑक्सीजन का होना ज़रूरी है। ऑक्सीजन होगा तो क्रेब्स साइकिल और इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन होगा, वहाँ पे ATP जनरेट होंगे इन इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन, ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन। और उसके अलावा ऑक्सीजन की एक और इम्पोर्टेंस ये है कि ये माइक्रोबियल किलिंग में काम आता है, ऑक्सीजन डिपेंडेंट माइक्रोबियल किलिंग में, ठीक है। तो ये भी इम्पोर्टेंट है, लेकिन हम यहाँ पे प्राइमरीली देखेंगे ATP जनरेशन, ठीक है। अगर ऑक्सीजन की डिफिशेंसी और टिश्यूज़ तक ऑक्सीजन न पहुँचे, सेल्स तक ऑक्सीजन न पहुँचे, यानी इनएडिक्वेट ऑक्सीजनेशन हो टिश्यूज़ की, तो उसको बोलते हैं हाइपोक्सिया, ठीक है। हाइपोक्सिया जो है ये है मोस्ट कॉमन काज सेलुलर इंजरी का, और सेल डेथ का भी मोस्ट कॉमन काज हाइपोक्सिया है। और एक्सीडेंटल सेल डेथ को क्या बोलते हैं आपको पता है, नेक्रोसिस, ठीक है। इधर मैं आपको ज़रा सा मैकेनिज्म बताऊंगा हाइपोक्सिया की वजह से सेल डेथ कैसे होता है। देखिए, अगर ऑक्सीजन नहीं होगा तो ATP जनरेट नहीं होगा। ATP अगर कम हो तो आपके सेल मेम्ब्रेन के ऊपर जो सोडियम पोटेशियम ATPase है उसको ATP चाहिए काम करने के लिए, वो फंक्शन नहीं करेगा तो सोडियम अंदर सेल के अंदर एक्यूमुलेट होना शुरू हो जाएगा, क्योंकि सोडियम पोटेशियम ATPase सोडियम को पंप आउट करता था। सोडियम अंदर एक्यूमुलेट हो तो अंदर ऑस्मोलरिटी इसकी कंसंट्रेशन बढ़ जाएगी एज कम्पेयर टू एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड्स, ठीक है। तो वाटर भी अंदर चला जाएगा, ठीक है, वाटर ऑसमोसिस करके अंदर सेल के अंदर इंटर होता जाएगा और ये ब्लूमिंग होगी, सेल जो है मतलब बड़ा हो जाएगा, ठीक है, फूल जाएगा, अंदर वाटर जा रहा है, ठीक है। उसी के साथ साथ ये तो रिवर्सेबल है, ठीक है। अगर ऑक्सीजन ना आता जाए और सेल मेम्ब्रेन इसी तरह कंप्रोमाइज रहे तो कैल्शियम की कंसंट्रेशन भी इंट्रासेलुलर फ्लूइड्स में बढ़ती है, ठीक है।
जब कैल्शियम इंट्रासेलुलर फ्लूइड्स में बढ़ता है तो कैल्शियम जो है ये सेकंड मैसेंजर का काम करता है। ये वहाँ पे एक्टिवेट करता है डिफरेंट एंजाइम्स को, कैस्पेसिस को, लाइपेसिस को, ठीक है, और न्यूक्लियसिस को। तो वो न्यूक्लियसिस जो है डीएनए को डिग्रेड करते हैं, लाइपेसिस मेम्ब्रेन्स को डिग्रेड करते हैं, ठीक है, तो सेल को ब्रस्ट करके मार देते हैं। तो ये नेक्रोसिस की मैकेनिज्म ज़रा मैंने आपको बताने की कोशिश की। तो ऑक्सीजनेशन अगर ना हो तो सेल डेथ होती है, यानी मोस्ट कॉमन काज ऑफ सेल डेथ जो है वो हाइपोक्सिया है, ठीक है। अब ये ऑक्सीजन को सेलों तक पहुंचाने का काम जो है, इसमें दो सिस्टम्स इन्वॉल्व है, एक रिस्पायरेटरी सिस्टम और एक सर्कुलेटरी सिस्टम। अगर सर्कुलेटरी सिस्टम में प्रॉब्लम्स आएंगे तो भी सेल डेथ हो सकती है, क्योंकि ऑक्सीजनेशन नहीं होगी, हाइपोक्सिया होगा। रिस्पायरेटरी सिस्टम में जो प्रॉब्लम्स है वो अगर हो, उसकी वजह से हाइपोक्सिया डेवलप हो, यानी ऑक्सीजन अंदर ना जाए तो भी नेक्रोसिस हो सकती है। और जो सबसे ज़्यादा सुसेप्टेबल है हाइपोक्सिक इंजरी के लिए वो आपके न्यूरॉन्स है। परकेंजी सेल्स है सेंट्रल नर्वस सिस्टम में, जो 4 मिनट के अंदर अंदर वो पर मिनट वो डेथ हो जाती है उनकी। अगर कार्डियक सेल्स में अगर देखिए जो आपके हार्ट के मायोसाइट्स है ना, वहाँ अगर 6 आवर्स तक वो जा सकता है, 6 आवर कंसेक्टिव अगर हाइपोक्सिया रहे, ठीक है। जैसे अगर आपके हार्ट की आपने ब्लड सप्लाई पढ़ी होगी, एंटीरियर डिसेंडिंग आर्टरी में अगर लेट से ब्लॉकेज आ जाता है थीरोसेक्लोरोसिस की वजह से, ब्लड फ्लो नहीं होता है, ठीक है। हाइपोक्सिया की मोस्ट कॉमन काज इस्चीमिया होती है। ब्लॉकेज आ जाए, ब्लड फ्लो आगे ना जाए टिश्यू को, तो उसको कहेंगे इस्चीमिया, ठीक है। वहाँ पे ऑक्सीजन नहीं जाएगा तो 6 आवर्स तक वो ग्लाइकोलाइसिस वाले 2 एटीपी पे वो इंजरी तो होती है, लेकिन वो रिवर्सेबल होती है, ब्लूमिंग वगैरह होती है, सेल बड़े हो जाते हैं, मतलब फूल जाते हैं, वाटर अंदर जाता है। लेकिन अगर 6 आवर्स से ज़्यादा हो तो परमानेंट डेथ हो जाती है, जिसको इन्फॉक्शन कहते हैं, ठीक है। नेक्रोसिस को अगर आप ग्रॉस लेवल पे देखो, सेल डेथ को, ठीक है, टिश्यू डेथ को, उसको इन्फॉक्शन कहते हैं। मायोकार्डियल इन्फॉक्शन का मतलब ये है कि मायोकार्डियल टिश्यू की डेथ बिकॉज ऑफ हाइपोक्सिया, ठीक है। और हाइपोक्सिया वहाँ पे इस्चीमिया की वजह से हो सकता है, हाइपोक्सिया किसी रिस्पायरेटरी प्रॉब्लम की वजह से हाइपोक्सिया हो सकता है, या आपके कार्डियोवैस्कुलर प्रॉब्लम्स की वजह से भी हाइपोक्सिया हो सकता है, ठीक है। अब कार्बन डाइऑक्साइड की इंपॉर्टेंस देखते हैं। कार्बन डाइऑक्साइड जो है एक क्या कहते हैं, ब्लड के अंदर कार्बन डाइऑक्साइड की का पार्शियल प्रेशर होगा, ठीक है। वो कार्बन डाइऑक्साइड भी फिजियोलॉजिकली कुछ फंक्शंस करता है। जैसे हम आगे एंड पे हमारा जो चैप्टर होगा इसी रिस्पायरेटरी फिजियोलॉजी में, वो है रेगुलेशन ऑफ रिस्पिरेशन, ठीक है। तो रेगुलेशन, ये देखिए यहाँ पे इसमें कंटेंट भी है, ये रेगुलेशन ऑफ रिस्पिरेशन। यहाँ पे हमें पता चलेगा कि रेगुलेशन ऑफ रिस्पिरेशन में सबसे ज़्यादा इन्वॉल्वमेंट यही कार्बन डाइऑक्साइड की है। कार्बन डाइऑक्साइड ही ड्राइव करता है, मतलब आपके जो नॉर्मल ब्रीदिंग रेट है उसको, ठीक है। ये वहाँ पे हम जाके देखेंगे। अच्छा, कार्बन डाइऑक्साइड अगर एक्सेल नहीं हो रहा है प्रॉपरली तो एसिडोसिस होगी। देखिए कार्बन डाइऑक्साइड एक एसिड है, एसिडोसिस होगी तो भी अंदर प्रॉब्लम्स आ सकती है। तो ये मैंने ज़रा आप लोगों को ओरिएंट करने की कोशिश की। नेक्स्ट में हम शुरू करेंगे जो है पल्मोनरी वेंटिलेशन, जो पहला चैप्टर है, लंग वॉल्यूम और कैपेसिटीज़ वगैरह को। बाकी जो है ये नोट्स मैंने बहुत मेहनत करके डेवलप किए हैं। डिस्कशंस इंशाल्लाह मैं कोशिश करूँगा कि सिंप्लीफाई करके आपको समझाने की कोशिश करूँ और टाइम भी कम से कम लगे, क्योंकि बाबा गाइड 10 में तो बहुत ज़्यादा टाइम लगता है एडिट करके, किसी को कुछ समझ नहीं आता है। तो इसलिए मैं कोशिश करूँगा यहाँ पे आपको लोगों को इजी और कम टाइम में सिंप्लीफाई करके और साथ में इंटीग्रेट करके समझाने की कोशिश करूँगा। तो होप कि आप ज़रा ट्यून हुए होंगे रिस्पायरेटरी फिजियोलॉजी के लिए। बाकी ये जो नोट्स हैं मैंने आप लोगों के लिए डेडिकेट किए फर्स्ट ईयर MBBS स्टूडेंट्स के लिए। अच्छा, मैं ज़रा अपना थोड़ा सा इंट्रोडक्शन भी कराऊँ लास्ट में। मेरा नाम सैयद मुबश्शिर हुसैन है और मैं खैबर मेडिकल कॉलेज पेशावर का स्टूडेंट हूँ। तो बाकी आप ये नोट्स जो है, सबसे मुश्किल काम ये है कि ये आप लोगों तक पहुंचाना है, ठीक है। आप में से जिस तक पहुंचे हैं वो ये नोट्स इस तरह कर लें, अपने फ्रेंड्स फेलोज से शेयर करें, सोशल मीडिया ग्रुप्स में इधर उधर पहुंचा दें। आई विल बी थैंकफुल फॉर दैट। बाकी वीडियो डिस्कशंस में ही है, आप नोट्स जिनके पास है वो ये लिंक है चैनल का, और मेक श्योर कि चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि ग्रो और जूनियर्स जो आ रहे हैं उनके लिए ये हेल्पफुल हो। इसी में मुझे खुशी होगी क्योंकि मैं बहुत मेहनत करके ये चीज़ डेवलप कर रहा हूँ, उस सिर्फ और सिर्फ जूनियर्स की हेल्प करने के लिए। बाकी मेरी अपनी भी अच्छी खासी इससे रिवीजन वगैरह होती है। तो दुआओं में याद रखिएगा। सी यू इन नेक्स्ट सेक्शन। अल्लाह हाफिज़।